प्रिय छात्रों, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम चैप्टर देख रहे थे। उसमें हमने कल देखा था कि स्थिति विवरण और लाभ हानि खाता क्या होता है, इसमें कौन कौन सी मदें दिखाई जाती हैं। आज हम इसको बनाना सीखेंगे। ये एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है जिसमें हमें बताया गया है 31 मार्च 2016 को जो डेटा हैं वो दिए हुए हैं। उसके आधार पर हमें बैलेंस शीट बनानी है और ये आइटम हैं कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और सभी आइटम्स दिए हुए हैं, सभी मदें दी हुई हैं। अब इसके आधार पर हम देखते हैं कि ये हमें नीचे दिया हुआ है कि उपयुक्त मदों को विश्लेषण के लिए निम्न को दर्शाते हुए उपयुक्त वित्तीय प्रतिवेदन को विन्यासित करना है, जिसमें है स्थायी संपत्तियाँ, ये जो चालू संपत्तियाँ, इनको हमें अलग अलग दिखाना है कि स्थायी संपत्तियाँ कितनी हैं, चालू संपत्तियाँ कितनी हैं, त्वरित संपत्तियाँ कितनी हैं, चालू दायित्व कितने हैं, ये सब हमें दिखाना है। तो देखें हम किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फिक्स एसेट्स। सबसे पहले कहा गया है कि फिक्स एसेट्स बताइए कि फिक्स एसेट्स कितनी हैं। तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे फिक्स एसेट्स कौन कौन सी हैं, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। तो ये हम फिक्स एसेट्स बता देंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख और प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख। तो कुल हमारी फिक्स एसेट्स हो गई 13 लाख। इसके बाद हमें कहा है कि इसके बाद देखिए क्या बनाना है। चलिए पूरे हम बनाते जाते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट देखिए कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में। ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है कुछ एक ईयर दिए हुए हैं यहाँ पे 1 लाख। तो 1 लाख हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिखा देंगे यहाँ पे ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इसके बाद वर्किंग कैपिटल और नेट करंट एसेट्स जिसे बोलते हैं, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे करंट एसेट्स, उसके बाद हम लिखेंगे करंट लायबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स में हमें दिया हुआ है स्टॉक 3 लाख का, इसके अलावा डेटर्स 5 लाख के, इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल 20,000 के, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ 60,000 के, कैश एंड बैंक 50,000 के और एडवांस टैक 1 लाख के। तो ये हमारी करंट एसेट्स हैं। इसके अलावा इसमें से हम लेस करेंगे करंट लायबिलिटीज़, जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 50,000, इसके अलावा ट्रेड क्रेडिटर्स 4 लाख, बिल्स पेबल 50,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2,50,000। ये सब क्वेश्चन में दिए हुए हैं, हमने कुछ नहीं निकाला है। प्रपोज डिविडेंड 80,000, ये भी करंट लायबिलिटीज़ है, आप सब जानते हैं। इस करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ हमने लेस की। करंट एसेट्स का टोटल आया 10,30,000 और करंट लायबिलिटीज़ का टोटल 8,30,000। इस प्रकार से नेट करंट एसेट्स रही 2 लाख या वर्किंग कैपिटल जिसे बोलते हैं। अब इसके बाद ये यहाँ पे 13 लाख की तो फिक्स एसेट्स थी, 1 लाख के ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स थे और 2 लाख की हमारी नेट करंट एसेट्स है। तो कुल टोटल हो गए 16 लाख। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 16 लाख। अभी हम ये किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन में 10 लाख। इसके अलावा दिया हुआ है जनरल रिजर्व 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 3 लाख, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस प्रकार से टोटल हो गया 14 लाख। इसके अलावा ये भी दिया हुआ है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं जो कि हैं 50,000, इससे हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 13,50,000। अब ये जो डिफरेंस है लोन एंड फंड्स, डिफरेंस नहीं है, अब हम लिख रहे हैं सिक्योर्ड डिवेंचर्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,50,000। तो इस प्रकार से ये आया टोटल 16 लाख। तो फिक्स एसेट्स कुल कितनी हो गई 13 लाख। और ये सब समरी हमने बना दी है। करंट एसेट्स कितनी हैं, क्विक एसेट्स देखिए फिक्स एसेट्स बता देती हूँ। पहले 13 लाख निकाली थी हमने। इसके अलावा हमने करंट एसेट्स भी निकाल ली थी 10,30,000। अब क्विक एसेट्स मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस एडवांस टैक्स। इसको हम माइनस करते हैं तो कुल आता है 6,30,000। इसके बाद करंट लायबिलिटीज़ हमें पता है, वर्किंग कैपिटल बताया, प्रॉपर्टाइज फंड या नेट वर्थ हमने निकाला था 13,50,000। इसके अलावा 2,50,000 की फिक्स लायबिलिटीज़ हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है
16 लाख हमने निकाली थी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे देखिए टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 16 लाख। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हमने निकालना, हम सब जानते हैं, रेशियो एनालिसिस में पढ़ रखा है हमने। तो इस प्रकार से इसको ये प्रारूप बताया था कि किस प्रकार से लिखना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाते का एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें बताया गया है कि देखिए प्रारूप ही दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं है। मैं एक प्रारूप ही समझा देती हूँ आपको। ये मनस्वी लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 31 मार्च 2016 को। देखिए इसमें किस प्रकार से आप सब जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ये प्रोफार्मा दिया हुआ है इसके अंदर, इसमें दिया हुआ है देखिए ओपनिंग स्टॉक, ये सब जानते हैं आप कि पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है, फिर मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट साइड में लिखते हैं। यहाँ पे सेल्स है, चाहे क्रेडिट है, चाहे कैश है, और क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाता है। और इसका जो डिफरेंस है वो या तो ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस। ये एक तरह से ट्रेडिंग अकाउंट जिसे बोलते थे हम, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। इसके बाद इसका प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र कर देंगे, जैसा भी है डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी या सीडी। इधर की तरफ हम यदि ग्रॉस प्रॉफिट या क्रेडिट शेयर ज़्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, डेबिट शेयर ज़्यादा है तो ग्रॉस लॉस होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर तो हम ग्रॉस प्रॉफिट सीडी लिख देंगे और यहाँ पे बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी लिख देंगे। इसके अलावा हम इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ दिखाएंगे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, नॉन ट्रेडिंग चार्जेस हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये हम इसमें दिखा देंगे। इसके बाद हम ये P&L एप्रोप्रिएशन, ये यहाँ पे बैलेंस बीडी हम प्रीवियस ईयर का लिया है और नेट प्रॉफिट करंट ईयर का। इसमें से प्रोविज़न फॉर टैक्स बनेगा, डिविडेंड और रिजर्व में कोई ट्रांसफ़र कर दिया है तो वो उसको दिखाएंगे। तो ये बाकी का बैलेंस बचेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस जो इस साल का प्रॉफिट है और जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है उसके टोटल में से ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से लाभ हानि खाते का प्रारूप था। अब हम एक स्तरीय आय विवरण को देखते हैं कि ये किस प्रकार से बनाया जाता है और किस प्रकार से इससे शुद्ध आय ज्ञात की जाती है। इसी जो क्वेश्चन को जो हमने पहले किया था उसी को देख लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं है, अच्छा समझा ही रहे हैं। सेल्स और रिवेन्यू लिखते हैं सबसे पहले, सेल्स लेस रिटर्न्स, और इसके अलावा कोई भी रिवेन्यू है, जो भी आय होती हैं उसमें बिक्री से आय या अन्य कोई आय है वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। ये एक स्तरीय आय विवरण है जिसमें कंपनी की समस्त आयों के योग में से समस्त लागतों एवं व्ययों को घटा दिया जाता है और वर्ष की शुद्ध आय ज्ञात की जाती है। सबसे पहले हमने रिवेन्यू लिखा, उसके बाद कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स आप जानते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हैं सारे इसमें दिखाए हैं। देखिए आप, इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रोविज़न फॉर टैक्स है, टोटल कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस है। तो ये सारे एक्सपेंसेस हम इसके अंदर दिखा देंगे। इसके बाद बचेगा नेट प्रॉफिट, जो कि आफ्टर टैक्स है, क्योंकि हमने इसमें से टैक्स भी माइनस कर लिया है। लास्ट में इसमें से हम ये दिया हुआ है, इसमें से हम करेंगे नेट प्रॉफिट में से प्रपोज डिविडेंड, अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो डिविडेंड प्रपोज करेंगे, और उसके बाद बचेगा लास्ट में नेट प्रॉफिट। इनकम रिटेन्ड इन बिजनेस, ये जो है इनकम बिजनेस में रिटेन्ड है। तो इस प्रकार से हम ये दिखाएंगे। ये तो था एक स्तरीय आय विवरण। एक बहुस्तरीय आय विवरण होता है जिसमें आय को विभिन्न विभागों के कार्यात्मक उत्तरदायित्व के अनुसार अनेक स्तरों में विभाजित किया जाता है। संचालन तथा गैर संचालन व्ययों को अलग अलग घटाकर विभिन्न प्रकार के लाभों तथा रोकी गई आय ज्ञात की जाती है। यह विवरण अधिक उपयोगी होता है। देखिए किस प्रकार से सेल्स रिवेन्यू दिखाया। सेल्स रिवेन्यू से आशय है कि ग्रॉस सेल्स लेस सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस।
तो ये आ जाएगी नेट सेल्स। और इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फिर ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस रिटर्न्स, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स और लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस प्रकार से ये ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स आ जाएगा। देखिए सेल्स रिवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो ये आएगा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। इसके बाद हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। तो ये इसका हम टोटल लगा लेंगे और ये जो रिमेनिंग यहाँ पे बचेगा वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके बाद हम माइनस कर देंगे इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचेगा जो कि इसके अंदर अदर रिवेन्यूज है। देखिए इसमें ऐड किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट अदर रिवेन्यूज, जैसे इंटरेस्ट है, रेंट है, डिविडेंड्स हैं, ये हम इसको दिखा देंगे। और इसमें से लेस करेंगे अदर एक्सपेंसेस जैसे कि इंटरेस्ट देना। तो इंटरेस्ट अगर देना है तो इसको हम एक्सपेंसेस के रूप में लेस कर देंगे। अब ये जो बचेगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बचेगा। इसके में से हम लेस कर देंगे इनकम टैक्स, तो ये होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसके बाद ये जो डिस्पोजिशन ऑफ इनकम है, यानी किस किस को देना है, प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, इक्विटी डिविडेंड देना है और कुछ रिटेन रखना है। तो ये हम तीनों इसमें दिखा देंगे। इस प्रकार से ये लाभ हानि खाते का प्रारूप है, एक स्तरीय, बहुस्तरीय। ये हमने देखा, आप इसको सबको पढ़ चुके हैं वैसे। अब हम तीसरा या इसके एक आध क्वेश्चन अगर दिया होगा तो वो मैं बताऊंगी, नहीं तो इसका बाद में इसका थर्ड जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।